नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए गुजरात के नगर निगम चुनाव में बीजेपी की जीत, कांग्रेस फिर चित। सोरम में मारपीट के बाद बढ़ी बीजेपी की मुश्किलें, होगी महापंचायत। रामदेव की गिरफ्तारी की मांग, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी लपेटे में। फर्जी निकला राष्ट्रवाद, चीन बना भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार। बंगाल में सीबीआई का चुनाव अभियान, रुजिरा से 1.5 घंटे पूछताछ। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। गुजरात नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। ताजा नतीजों को देखें तो बीजेपी की जीत सभी 6 नगर निगमों में तय मानी जा रही है। सूरत नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने चौंकाया है। पार्टी ने यहां 12 सीटों पर जीत हासिल कर ली है और कई पर आगे चल रही है। सूरत में कुल 120 सीटें हैं। सबकी नजरें इस पर टिकी थी कि क्या किसान आंदोलन का गुजरात पर भी कोई असर दिखेगा और बीजेपी को हार मिलेगी, लेकिन ऐसा फिलहाल नहीं होता दिख रहा है। डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी और महंगाई का असर भी गुजरात के मतदाताओं पर नहीं दिखा। 2022 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नगर निगमों के चुनाव के नतीजों को अहम माना जा रहा है। 28 फरवरी को राज्य की 81 नगर पालिका परिषदों, 31 जिला पंचायतों और 231 तालुका पंचायतों में चुनाव होने हैं। इससे ग्रामीण इलाकों के मतदाताओं की नब्ज का भी पता चलेगा। राज्य के 6 नगर निगमों के लिए 21 फरवरी को मतदान हुआ था और इसमें 46.08% मतदान हुआ था। इनमें माफ कीजिएगा, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, जामनगर और भावनगर शामिल हैं। बीजेपी इन सभी नगर निगमों में पहले से ही सत्ता पर काबिज है। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के डेट डेस्टिनेशन विद कैफे किटी पार्टी हॉल को घोषणा पत्र में जगह दिए जाने की चर्चा बहुत हुई, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं हुआ और न ही देश में बढ़ती महंगाई का कुछ भी असर दिखा है। जनता ने कांग्रेस के साथ साथ महंगाई को भी नजरअंदाज कर दिया है। तो एक कुछ मोटी बातें समझ लें कि पहले से ही इन नगर निगमों में बीजेपी काबिज थी। गुजरात के जो शहरी इलाके हैं वहां पर बीजेपी का पहले से दबदबा बना हुआ है और वहां पर सेंध लगा पाने में कोई दूसरी पार्टी सफल नहीं हो रही है। दूसरी बात, पिछले विधानसभा चुनाव में भी अगर बीजेपी किसी तरह से चुनाव जीत पाई थी तो इन बड़े शहरों की विधानसभा सीटों पर काबिज होकर ही, उनको जीत कर ही वो सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। इसलिए शहरों की जीत कोई आश्चर्य पैदा करने वाली जीत नहीं है। शानदार जीत है, लेकिन हैरत में डालने वाली जीत नहीं है। असली पता चलेगा जब ग्रामीण इलाकों में उसके प्रदर्शन कैसा रहता है, तो उससे ये समझ में आएगा कि गुजरात के मतदाताओं का मूड पूरी तरह से किस तरफ है। जहाँ तक किसान आंदोलन के प्रभाव की बात है तो वो भी तभी पता चलेगा जब ग्राम पंचायतों के चुनाव होंगे और निचले स्तर के जो स्थानीय निकाय हैं उनके चुनाव होंगे, क्योंकि शहरों में किसान रहते नहीं हैं, किसानों का असर उस तरह से नहीं दिखता है। तीसरी बात यह है कि शहरी मतदाता पहले से ही बीजेपी का वोटर रहा है। यहाँ पर ज़्यादातर बनिया वर्ग रहता है और ब्राह्मण बनिया वर्ग गुजरात का वोटर, गुजरात में और पूरे देश भर में बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। चौथी बात, गुजरात में हिंदुत्व के नाम पर जो ध्रुवीकरण पिछले 20 सालों में हुआ है वो अभी बना हुआ है और चूंकि वहीं से प्रधानमंत्री हैं, वहीं से गृह मंत्री हैं, पूरी सरकार के ज़्यादातर कामकाज गुजरातियों को मिल रहे हैं, गुजराती जो अफसर हैं उनको बड़ी नियुक्तियां मिल रही हैं, तो एक तरह से आपकी माने कि उसका प्रभाव गुजरात के चुनाव में भी दिखना लाजमी होता है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हिंदुत्व अभी भी वहाँ की राजनीति में हावी है और उसकी वजह से लोग जो दूसरी समस्याएं हैं उनको भी नज़रअंदाज करने के लिए तैयार हैं। महंगाई को वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, दूसरी जो बेरोजगारी और इस तरह की समस्याएं हैं उनको भी वो ध्यान में नहीं ला रहे हैं। तो ये जीत आप समझ सकते हैं किस तरह की जीत है, क्या इसके क्या मायने हैं और इसके राजनीतिक फलाफल क्या हो सकते हैं आगे चलकर। अगली खबर लेते हैं।
लेकिन उसके पहले दो छोटी छोटी गुजारिशें कर लूँ। पहली तो ये कि अगर अभी तक आपने sathhindi.com का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर लीजिए, या फिर इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको क्लिक करके भी आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा यह है कि sathhindi.com को आर्थिक मदद दीजिए ताकि वो और बेहतर ढंग से आपको सामग्री दे सके, खबरें दे सके, प्रोग्राम देख सके। इसके लिए हमारी सदस्यता योजना है, उसको देख लीजिए आप। इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक करके और फिर अपने लिए कोई सदस्यता चुन लीजिए। हमें उम्मीद है कि आप ये दोनों कदम जरूर उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर लेते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल अब तनावपूर्ण होता दिख रहा है। अब तक मुजफ्फरनगर के सोरम गांव जैसी कोई घटना नहीं हुई थी। इस घटना के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेताओं का विरोध बढ़ सकता है। राष्ट्रीय लोकदल ने सोरम की घटना के विरोध में 26 फरवरी को पंचायत करने का ऐलान किया है। मुजफ्फरनगर से 2 बार सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान सोमवार को सोरम गांव पहुंचे थे। यहां वो अपने समर्थकों के साथ 13वीं में शामिल होने गए थे, लेकिन यहां बीजेपी और आरएलडी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। बताया गया है कि मारपीट बालियान मुर्दाबाद के नारे लगने के बाद हुई। मारपीट के विरोध में सैकड़ों लोग नजदीक के शाहपुर थाने में इकट्ठे हो गए थे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा कि बालियान के साथ आए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है। उधर बालियान ने कहा कि आरएलडी के लोगों ने वहां पहुंचकर नारेबाजी की और माहौल खराब किया। इससे पहले बालियान रविवार को जब लिसाड़ और भैंसवाल गांव में पहुंचे थे तो वहां भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा था। सोरम की घटना से नाराज किसानों ने कहा कि वे हर जगह बीजेपी के नेताओं के खिलाफ इसी तरह नारेबाजी करेंगे। हालांकि राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान बीजेपी नेताओं से शालीनता से बात करें और अपने सवाल पूछें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन खो चुकी आरएलडी ने सोरम की घटना को लपक लिया है और 26 फरवरी को पंचायत बुलाई है। तो जो बैटल ग्राउंड है किसानों का, जहां पर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है और जहां पहले बीजेपी को राजनीतिक सफलताएं मिलती रही हैं, वहां पर बीजेपी का विरोध शुरू हो गया है। बहुत तीखा विरोध हो रहा है, बल्कि उनका बायकॉट करने की बात हो रही है और उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। इससे बीजेपी में एक तरह का फ्रस्ट्रेशन आ गया है, एक तरह की चिढ़ पैदा हो गई है और उनके कार्यकर्ता, उनके नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरह की उनकी गतिविधियां हैं, उससे एक टकराव की नौबत बनती जा रही है, जैसे कि अभी इस जगह पर हुई है। और उसको लेकर राजनीतिक जाहिर है कि फायदे के खेल भी शुरू हो गए हैं। राष्ट्रीय लोकदल जो कि एक तरह से उसका खात्मा जैसा हो चुका था, इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बेल्ट में बहुत कमज़ोर हो चुकी थी वो पार्टी, लेकिन अब वो फिर से रिवाइव करने लगी है, क्योंकि वो मूल रूप से जाटों की पार्टी मानी जाती थी और जाट पिछले चुनाव में बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर गए थे। लेकिन एक बार फिर से ध्रुवीकरण हो रहा है, वो आरएलडी की तरफ लौट सकते हैं और ये घबराहट बीजेपी में दिख रही है कि हाथ से ये पूरा इलाका निकला जा रहा है। और चूंकि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री वगैरह ये तय कर चुके हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, कानून वापस नहीं लेंगे, इसलिए किसानों में भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है और वो बीजेपी नेताओं की घेरेबंदी, उनके खिलाफ नाराबाजी, उनका बायकॉट, इस तरह के कॉल दे रहे हैं और इससे मौका मिल रहा है आरएलडी को और दूसरे राजनीतिक दलों को भी। लेकिन ये टकराव आगे चलकर कहीं हिंसक रूप न ले ले, ये खतरा भी इसमें बना हुआ है। अगली खबर लेते हैं। कोरोना के इलाज का दावा करने वाली दवा कोरोनिल को लेकर योग गुरु रामदेव एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर लोग रामदेव के पीछे पड़ गए हैं और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। लोगों की नाराजगी केंद्रीय मंत्रियों डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी से भी है, क्योंकि ये दोनों उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जिसमें रामदेव ने कोरोनिल को लॉन्च किया था। पिछले साल जब कोरोना वायरस का संक्रमण चरम पर था, तब भी रामदेव कोरोनिल के जरिए कोरोना के इलाज का दावा करके फंस गए थे। भारत में डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर हर्षवर्धन से सवाल पूछा है कि वो आखिर किस तरह एक झूठे उत्पाद को देश के सामने प्रमोट कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा है कि मोदी सरकार अपने कुछ मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए किस स्तर तक गिर गई है। ये चौंकाने वाली बात है।
स्वास्थ्य मंत्री ने बेहद गैर जिम्मेदारान ढंग से एक ऐसे उत्पाद को प्रमोट किया है जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से प्रमाणित होने का झूठा दावा करता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ठीक ही स्वास्थ्य मंत्री और मोदी सरकार की आलोचना की है। उधर सोशल मीडिया पर रामदेव के भ्रामक दावों पर लोग गुस्साए हुए हैं। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर मनीष रंजन ने कहा कि किसी को भी लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि क्या दिल्ली पुलिस WHO के सर्टिफिकेशन के नाम पर लाखों लोगों को गुमराह करने के लिए रामदेव को गिरफ्तार करेगी। अभिषेक नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा कि भारत सरकार को तुरंत बाबा रामदेव को गिरफ्तार कर लेना चाहिए क्योंकि ये करोड़ों रुपए का फ्रॉड है। रामदेव के साथ ही बीजेपी के लिए भी ये मामला गले की फांस बनता जा रहा है क्योंकि कई ट्विटर यूजर रामदेव की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नजदीकी का आरोप लगाते हुए दोनों के फोटो ट्वीट कर रहे हैं। तो कई स्तरों पर बाबा रामदेव घिर चुके हैं। लाला रामदेव भी आप कह सकते हैं कि घिर चुके हैं क्योंकि पहले बार भी उन्होंने एक फर्जी दावा किया था और इस बार भी फर्जी दावा किया है। तो अब ये एक किस्म का फ्रॉड माना जा सकता है। अगर आप दवाइयों जैसी चीज़ों पर झूठे दावे करते हैं और फिर उनको बेचने की कोशिश करते हैं, उनका विज्ञापन करते हैं, तो जाहिर है कि एक अपराध की श्रेणी में आता है और इसलिए बहुत सारे लोग मानते हैं कि रामदेव को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसी तरह से स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जिस तरह से इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस पूरे आयोजन को वैधता प्रदान करने की कोशिश की एक सरकारी हैसियत से, वो भी एक आपत्तिजनक बात है और उस पर हर तरफ आपत्तियां उठ रही हैं और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए कि एक ऐसी अप्रामाणिक दवा को जिसका वैज्ञानिक आधार भी पुख्ता नहीं है, जिसकी जांच परख भी नहीं हुई है, ये दावा केवल रामदेव कर रहे हैं कि उन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, लेकिन कहाँ कैसे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं इसका कोई अता पता नहीं है। क्या ट्रायल हुए हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और WHO के सर्टिफिकेशन का झूठा दावा भी हर्षवर्धन के वहां उपस्थित रहते हुए किया गया है। तो हर्षवर्धन भी निशाने पर हैं, गडकरी भी निशाने पर हैं क्योंकि वो भी वहां मौजूद थे, लेकिन हर्षवर्धन ज़्यादा निशाने पर इसलिए भी हैं क्योंकि वो खुद डॉक्टर हैं और डॉक्टर के लिए ये एथिक्स है, कोड ऑफ कंडक्ट है, या जब ओथ लेते हैं, वो शपथ लेते हैं तो कहा जाता है कि वो किसी भी दवा को प्रमोट नहीं करेंगे। ये उनके कहना चाहिए कि नैतिकता के विरुद्ध माना जाता है, लेकिन उन्होंने ये काम किया। तो एक तो डॉक्टर रहते हुए और एक केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए, दो जिम्मेदार चीज़ें पदों पर रहते हुए भी उन्होंने इस तरह की हरकत की है, तो इसलिए वो भी निशाने पर हैं और उनके खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज करने की बात की जा रही है। और निश्चित रूप से ये बहुत संवेदनशील गंभीर मसला है। इसमें जिस तरह इसका व्यवहार हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने, केंद्र सरकार ने और उन एजेंसियों ने किया है जिन्होंने रामदेव की दवा को हरी झंडी दी है, ये पूरे एक तरह से धोखाधड़ी है पूरे देश के साथ। अगली खबर लेते हैं। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत में लगातार चीन के सामान के बहिष्कार की मुहिम चलाई गई। भारत सरकार ने भी चीनी ऐप बंद करने को डिजिटल स्ट्राइक करार दे दिया, लेकिन इन सब पर पानी फेरते हुए चीन 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बनकर उभरा है। एक तरफ जहां बहिष्कार की बातें हो रही थी, वहीं दूसरी ओर चीन के साथ व्यापार बढ़ाया जा रहा था। पिछले साल दोनों देशों के बीच 77.7 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है, जो अमेरिका के साथ हुए 75.9 अरब डॉलर से अधिक है। भारत ने अकेले चीन से 58.7 अरब डॉलर का आयात किया है, जो भारत द्वारा अमेरिका और UAE दोनों को मिलाकर किए गए आयात से भी अधिक है। बता दें, पिछले साल सीमा विवाद के बीच मोदी सरकार ने लगातार आत्मनिर्भर बनने की रट लगाई थी। तो इसी दौरान भारत चीन निर्मित भारी मशीनरी, दूरसंचार उपकरण और घरेलू उपकरण पर काफ़ी हद तक चीन से आयात पर निर्भर भी रहा, वो करवाता रहा, जिसकी वजह से चीन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार घाटा करीब 40 अरब डॉलर का हो गया, जो कि सबसे बड़ा है, जो भारत का किसी भी देश के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार घाटा भी है। और ये सब राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करने का दावा करने के साथ साथ हुआ। तो एक फर्जी, एक नकली, एक छद्म राष्ट्रवाद चीन के खिलाफ माहौल बनाने के लिए, और जो चीन ने ज़मीन कब्जा कर ली थी और उसके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जुबान खोलने तक तैयार नहीं थे, उससे ध्यान हटाने के लिए एक प्रोपेगंडा शुरू किया गया चीनी माल का बहिष्कार का, चीन के विरोध का,
और एक युद्धोन्माद भी खड़ा करने की कोशिश की। इसमें हमारा मीडिया की भी भूमिका थी, उसने भी प्रोपेगेंडा में साथ दिया सरकार का। लेकिन ये अब बिल्कुल साफ हो गया है कि ये राष्ट्रवाद फर्जी था, झूठा था, और इस राष्ट्रवाद की आड़ में वो बाकी सारे खेल चल रहे थे। चीन के साथ पूरा व्यापार चल रहा था और बढ़ भी रहा था, वो भी कोरोना जैसे गंभीर समय में, जब समस्या थी। और ये कोरोना के खिलाफ गुस्सा इस वजह से भी था चीन के खिलाफ कि कोरोना वहाँ से वायरस वहाँ से निकला हुआ था। तमाम कारण थे चीन के विरुद्ध खड़ा करने की जनता को। लेकिन अब हम साफ हो गया है कि अब उनका जो बहिष्कार वाला फंडा है वो भी ठंडा पड़ चुका है, जो बहिष्कार का झंडा बुलंद कर रहे थे। और ये एक तरह से बिल्कुल सरकार बेनकाब हो चुकी है चीन के मामले में, हर स्तर पर, आर्थिक मोर्चे पर, पहले सीमा के मोर्चे पर हुई थी और अब आर्थिक मोर्चे पर। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। सीबीआई ने मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी से करीब 1.5 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई के पहुंचने से पहले ममता बनर्जी अभिषेक के घर पहुंची और थोड़ी देर तक रुकी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रुजिरा से सीबीआई की पूछताछ के कारण सियासी माहौल गर्म है। ममता बनर्जी ने संदेश दिया है कि चूंकि वो परिवार में सबसे बड़ी हैं, इसलिए वो परिवार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी रहेंगी। रुजिरा ने सोमवार को कहा था कि उन्हें इस बात का नहीं पता कि आखिरकार उनसे पूछताछ क्यों की जा रही है। बताया गया कि रुजिरा से कोयला घोटाले को लेकर पूछताछ की गई। कोयला घोटाले के आरोपी अनूप मांझी ने रुजिरा को पैसे क्यों दिए, इस बारे में रुजिरा से पूछताछ की गई। बीजेपी का कहना है कि जांच एजेंसी इस मामले में अपना काम कर रही है, जबकि टीएमसी ने कहा है कि ये एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश है। सीबीआई ने पूर्वी कोलफील्ड लिमिटेड के कुनस्तोरिया और कंजोरिया कोयला क्षेत्रों से अवैध खनन और कोयले की चोरी की जांच के लिए पिछले साल नवंबर में मामला दर्ज किया था। मामले में सीबीआई की जांच जारी है। आरोप है कि कोयला माफिया ने बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को नियमित रूप से घूस दी। वहीं चुनाव से पहले बंगाल में सीबीआई के एंट्री से एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी सरकार चुनाव से पहले विपक्ष को डराने के लिए एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल करती रही है और कर रही है। और ये इसमें अब किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, पुष्टि की ज़रूरत नहीं है कि जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं हमारी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स वहाँ पहुँच जाती हैं सरकार की तरफ से, सत्तारूढ़ बीजेपी की दल की तरफ से, और वहाँ उनके चुनाव कैंपेन का हिस्सा बनकर वो विपक्षी दलों को परेशान करना, उनको बदनाम करना, उनका चरित्र हनन करना, उनके खिलाफ अभियान चलना, छापे वापे डालना, और ये सब करती है। ठीक उसी पूरे मॉडल पर मोडस ऑपरेंडी इस सरकार की वही है। उसने वहाँ भी सीबीआई को छोड़ दिया है और वो इस तरह से पूछताछ कर रही है। आप ये गौर करेंगे कि सीबीआई, ईडी, ये तमाम एजेंसियाँ सत्तारूढ़ दल के किसी नेता पर कभी कोई अभी तक इनकम टैक्स या ईडी के छापे नहीं डाल रही हैं। ये केवल अपोजिशन के लीडर ही सारे करप्ट हैं, और बीजेपी तो गंगा स्नान करके निकली हुई है, दूध से धुली हुई है। तो ये साफ दिख रहा है कि पूरा एक मोटिव है इसमें, सत्तारूढ़ दल को परेशान करने का, उनके नेताओं को हरास करने का और बंगाल के मतदाताओं को प्रभावित करने का, ये बताने का कि ये भ्रष्ट है। जबकि जो तृणमूल कांग्रेस के कई भ्रष्ट नेताओं को पार्टी में शामिल किया है बीजेपी ने, चाहे वो मुकुल राय हों और चाहे शुभेंदु हों, और इस तरह के और नेताओं के भी शामिल होने की संभावना बनी हुई है। तो स्पष्ट है कि उद्देश्य क्या है और किस तरह से सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और इनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।